तरीके से ट्रेंड चल रहा है सिर्फ हिस्ट्री का। तो सबसे पहले जो है 66 को देखते हैं। 29 क्वेश्चन सिर्फ इतिहास की बात कर रहा हूं। 21 4 4 21 क्वेश्चन मॉडर्न इंडिया में। ये तो जानते हैं कि मॉडर्न इंडिया का जो वेट होता है वो सबसे ज्यादा होता है। जब भी मैं अपनी संस्था में पढ़ाता हूं तो 70% टाइम जो है मॉडर्न इंडिया में देता हूं, 30% में 15% दोनों में डिस्ट्रीब्यूट कर देता हूं, क्योंकि यहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। 65वीं में 28। एक बार यही ध्यान रखिएगा, अगर नहीं दिख रहा होगा ना आप लोग को तो मेरी आवाज को सुनिएगा। 64वीं में 33, 63वीं में 29, 60वीं से 62वीं में 31, 56वीं से 59वीं में 32 और 53वीं से 55वीं में 36 क्वेश्चन। अगर एवरेज देखा जाए तो मान के चलिए 30 क्वेश्चन, और हमेशा 30 क्वेश्चन आपको इतिहास में पूछा जाता है। अब आप थोड़ा अंदाजा लगा लीजिए कि 108 में 30 क्वेश्चन का वेट जो है आपका हिस्ट्री में एक अच्छा पोर्शन खींच रहा है। ये एक अच्छा पोर्शन, और लास्ट में और डिटेल्स इसको बताएंगे। 30 क्वेश्चन का वैल्यू समझ रहे हैं? अगर एक क्वेश्चन भी गलत, हाँ आइए ये तो देख लिए कि हाँ कौन से साल में कितने कितने नंबर का हिस्ट्री का क्वेश्चन पूछा गया, ये तो क्लियर हो गया। यानी मान के चलिए 30 क्वेश्चन के टारगेट के लिए जैसे इतिहास आप पढ़ना शुरू करते हैं तो 30 नंबर में मैं आपसे इतना तो जरूर गुजारिश करूंगा कि कम से कम मान के चलिए कि 25 से 26 क्वेश्चन तक आपका सही हो जाए तो सिलेक्शन का चांस बढ़ जाएगा आपका। इससे अगर ज्यादा 20 में चले गए तो फिर रिजल्ट रुक जाएगा आपका। यहां से इतना करना ही होगा, और इसको करने के लिए 25 से 26 क्वेश्चन सही करने के लिए आपको पैटर्न के अनुसार से ही पढ़ना पड़ेगा। आइए देखिए प्राचीन इतिहास को सबसे पहले डिटेल से चर्चा करते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। प्राचीन इतिहास में अब यहां पे जो दिए हैं ये पूरा का पूरा क्या है? सिलेबस है। क्यों हम पूरा सिलेबस पढ़ने जाए? जहां से पूछेगा वहीं से तो पढ़े। कहां मेरे पास वक्त है? 150 दिन मात्र बचे हुए हैं, हमें एग्जाम देना है। 150 दिन में हम सिलेबस क्या खंगालें? हम यही क्वेश्चन देख लेते हैं कहां कहां से पूछा जा रहा है। आइए सबसे पहले हड़प्पा में देखते हैं। हड़प्पा में दिख रहा है ना पीछे से, हड़प्पा में एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है। सब में देखिए 55वीं से लेकर 66वीं तक में सिर्फ एक क्वेश्चन हड़प्पा में पूछा जा रहा है। तो हड़प्पा कैसे पढ़िएगा आपसे बेहतर कौन जानेगा। आइए दूसरा वैदिक। वैदिक में पूरी तरीके से नील है, पूछता ही नहीं क्वेश्चन। क्यों पढ़िएगा वैदिक काल? क्या मतलब बनता है वैदिक काल में समय गुजारने से? लेकिन सुजीत सर आप तो बोल रहे नहीं, हो सकता है आयोग आपकी वीडियो देख रहा हो और ओवर कॉन्फिडेंस में बात कर रहे हो, 5 क्वेश्चन दे दे, अगली बार आप भी सुर ताल बदल दीजिएगा, नहीं वैदिक सभ्यता भी पढ़ा जाए। ऐसा भी हो सकता है मजाक के लिए, लेकिन हमें पढ़ना वैदिक काल। लेकिन वैदिक काल को उतनी गहराई में जाकर नहीं पढ़ना जितनी गहराई में 2-3 नंबर का क्वेश्चन जिस चैप्टर से पूछा जा रहा उसमें बस ऊपर ऊपर पढ़ते हुए चलते चले जाना। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन जो है एक बार लगा लेना, छोड़ देना। मेरी बात को समझ में आ रही ना? जा रहा अंदर की नहीं? आप समझ रहे हैं? आइए 600 BC महाजनपद काल, ठीक है ना, इसको थोड़ा खंगालते हैं। 1 नंबर 66वां में, उसके बाद पूरी तरीके से गोल, फिर 56वां में 1, उसके बाद 53वीं से 55वीं में 2। अगर देखा जाए तो यहां भी गोल ही है, महाजनपद में कुछ भी नहीं है। यानी कि महाजनपद में भी उतना ही समय देना है जितना वैदिक में देना है। अब तो ये 2 टॉपिक आपके हाथ में आ गया कि भाई ये 2 टॉपिक ऐसा है जिसको क्या है एक कहानी के रूप में पढ़ते हुए निकल जाना है। 1 से 2 क्वेश्चन है। क्लियर हुआ? आइए नेक्स्ट चलते हैं। धार्मिक आंदोलन। धार्मिक आंदोलन मुझे आप बताइए। हाँ नहीं, धार्मिक आंदोलन में क्या पढ़ना होता है? मुझे क्लास से मतलब नहीं है, क्या पढ़ना होगा अभी कोई नहीं बताइएगा, थोड़ा पूछने दीजिए इनसे, आप बताइए। हाँ हाँ आप बताइए। नहीं नहीं आगे कुछ बोलिए, बड़ा देर से मुस्कुरा रहे हैं, कुछ अब सुर लगाइए। वो तो मध्यकाल में चला जाएगा ना। आप बताइए। नहीं सबसे लास्ट, हाँ कौन? ऐसे करके अगर पूछ लेना तो अंदर अंदर आत्मा से निकलता है, ओ माय गॉड। हाँ बताइए। ये तो फिर चल गया आप मध्यकाल में।
मध्यकाल के दिल्ली सल्तनत में पहुंच गए आप बताइए श्वेता। हाँ, आप लोग जो भी जैन और बौद्ध बोले बिल्कुल सही था, बस जान के रोक के रखे हुए थे ताकि सब लोग कॉपी नहीं कर ले आपकी बात को, इसीलिए बोलते हैं ना गलत है। गलत नहीं, धार्मिक में सीधा समझते हो बौद्ध और जैन। अब आइए इसमें देखते हैं, यहां से 66 में 2 क्वेश्चन, 65 में 1 क्वेश्चन, फिर 1 क्वेश्चन, 1 क्वेश्चन, 1 क्वेश्चन, और 53वीं से 55वीं में जाके 4 क्वेश्चन। अगर देखा जाए तो 53वीं से 55वीं के बाद पूरी तरीके से ट्रेंड चेंज हो गया, यानी कि यहां भी हमें कम समय देना है। टोटल 4 तो क्वेश्चन ही पूछा जाता, पूरे के पूरे प्राचीन काल में 4 से 5 क्वेश्चन, और 5 क्वेश्चन के लिए कितना समय देना है और कितनी बुक पढ़ना है आपसे बेहतर कौन जानेगा। आप बदनाम किसी को कर लीजिए, एक बार खुद भी बदनामी का सहरा बांधिए। आप कितनी बुक पढ़ते हैं सिर्फ 4-5 नंबर के लिए, और 4-5 नंबर जो है आप सिली मिस्टेक करके चलाते हैं, एक बुक के बराबर। पकड़ रहे हैं मेरी बात जो मैं बोलना चाह रहा हूं? 4-5 क्वेश्चन गलत करके ही आते हैं। सोचिए, पूरा प्राचीन काल में ग्रंथ है, उसमें 4 क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है और 5 क्वेश्चन ऐसे ही गलत करके चलाते हैं, यानी कि पूरा का पूरा एक सब्जेक्ट आप बर्बाद करके चलाए, है ना कमाल की बात। आइए नेक्स्ट चलते हैं, मौर्यकाल। मौर्यकाल में एक भी क्वेश्चन नहीं है। 65वीं में 1 क्वेश्चन पूछा गया, फिर से नहीं पूछा गया। 63वीं में 4 क्वेश्चन पूछा गया, फिर से नहीं पूछा गया। 56वीं में 1, 53वीं में 0। अगर देखा जाए तो इसका भी वेट जो है बिल्कुल नॉर्मल ही है, यानी अगर ओवरऑल देखने की कोशिश करें तो प्राचीन काल में ज्यादा वक्त हमें नहीं बर्बाद करना है। अगर ज्यादा वक्त बर्बाद कर दिए तो इसका असर जो है कहां दिखेगा जाके, आधुनिक में, या फिर इसके बाद जो भी सेशन आप स्टार्ट करने वाले हैं, चाहे पॉलिटी, इकोनॉमी, करंट अफेयर, तो वहां जाके बर्बाद हो जाएगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं, मौर्योत्तर काल। मौर्य और मौर्योत्तर में समझते हैं ना, मौर्य काल हुआ जो स्टार्टिंग पीरियड हुआ, और मौर्योत्तर का मतलब हुआ कि लास्ट का टाइमिंग हुआ। मतलब क्या है, अब वो जो है विनाश होने के कगार पे है। तो मौर्योत्तर में देखिए एक भी क्वेश्चन है 66वां से, 65वां से 1 क्वेश्चन, 64वीं से 2 क्वेश्चन, 63वीं से 0, 1। अगर देखा जाए तो इसमें भी मिला जुला के मानिए 1 क्वेश्चन पूछा जा रहा है। अब आपको तैयारी कैसे करना है आपसे बेहतर कोई नहीं जानता, ये डाटा ही आपके दिमाग में। अब मेरे बोलने से आप नहीं सुधर सकते, अब ये डाटा से आप समझ जाइएगा कि मुझे किस पे कितना काम करना है, और ये पूरा का पूरा फॉर्मेटिंग जो ये बना हुआ है आपको मैं भेज दूंगा। आप लोग अपना नंबर दे दीजिएगा, उसी नंबर पे सेंड कर दूंगा सब कुछ, ताकि और क्लियर रहे। आप रूम में रखते ना तो ये सब कुछ चिपका के रखिए। नेवर गिव अप से कुछ नहीं होने वाला है, इससे बहुत कुछ हो जाएगा। आपको पता चल जाएगा कि हमें इस पे इतना इतना काम करना है, और तब लगेगा पढ़ने में मजा आएगा, सच में आसान है। यहां क्या था, प्राचीन काल, सिंधु सभ्यता से लेकर गुप्तोत्तर काल तक, हे भगवान इतना पढ़ना। अरे कहां भगवान है, कुछ तो नहीं पढ़ना। क्वेश्चन का पैटर्न देख लेंगे, और तब यहां तो नहीं बताऊं क्योंकि समय नहीं है ना, क्वेश्चन के पैटर्न देख लेंगे तब पता चल जाएगा कि कौन से पोर्शन से, राजनीतिक वाले पार्ट से पूछा जा रहा, आर्थिक वाले से पूछा जा रहा, सामाजिक वाले से पूछा जा रहा, या सांस्कृतिक वाले से पूछा जा रहा। वो क्वेश्चन करने के बाद हम जब आप आइएगा ना, क्लास स्टार्ट होगा ना, तो सब करवा देंगे आपको, तब वहां और क्लियर हो जाएगा विजन। आइए यहां के बाद नेक्स्ट चलते हैं। यहां तक कोई डाउट तो नहीं है ना, कोई क्वेश्चन नहीं है ना? बोर तो नहीं हो रहा है ना? कहीं जाना है क्या? हाँ, मजा आ रहा है ना? चलिए, गुप्त काल। गुप्त काल में देखिए 66वां में एक भी क्वेश्चन नहीं है, 65वां में 1, 64वीं में 1, 63वीं में 1, 62वीं नील, 56वीं से 59वीं में 2 क्वेश्चन, 53वीं से 55वीं में 1 क्वेश्चन। अगर एवरेज देखा जाए तो सुजी से फिर से 1 क्वेश्चन का संभावना बनता है। 1 क्वेश्चन के लिए कितना समय दीजिएगा, हमसे बेहतर आप जानते हैं। 5 घंटा पढ़ना है एक क्वेश्चन के लिए, या 1 घंटा पढ़ना, वो तो आप सोचिएगा, ये तो आपको डिसाइड करना होगा। आइए गुप्तोत्तर, सिर्फ इसका अंत हो जाएगा, इसमें 0 0, 66वीं में 65वीं में भी, 64वीं में 1, 63वीं में 2, 60वीं से 62वीं में 3, 56वीं से 59वीं में 1, और 53वीं से 55वीं में 1। अगर एवरेज निकाला जाए तो इसमें संभावना बिल्कुल 0 बनती है, इसमें बनती है। गुप्त अगर पढ़ लिए तो गुप्तोत्तर अपने आप हो जाए। गुप्त को अच्छे से पढ़ लीजिए। ये पूरा का पूरा प्राचीन काल का था। बताइए क्या प्राचीन काल है भारी? कितना दिन में आप प्राचीन काल खत्म कर लीजिएगा? हाथ पर 7 दिन, अगर दिल से पढ़िएगा तो। अब ये नहीं कि मम्मी का पैर टूट गया है, वो बाबू मैसेज नहीं किया है, तब तो आप फिर 70 साल भी कम पड़ जाएगा पढ़ने में। थोड़ी है कड़वी बोलता हूं लेकिन रियलिटी है। अगर तन मन से धन से अगर ईमानदारी से कीजिएगा तो 10 दिन मान के चलिए, 10 दिन में आपका पूरा प्राचीन खंगाल के उठा के फेंक दीजिएगा।
क्योंकि जहां जहां नई क्वेश्चन पूछा जा रहा है वहां वहां उसी स्पीड से पढ़िएगा। जहां 2 पूछा जा रहा है उसको 2 नंबर के लिए आप पढ़िएगा, जहां पे 1 पूछा जा रहा है एवरेज आप निकाल लीजिएगा, सबको जोड़ दीजिएगा और जितना उसे डिवाइड कर दीजिएगा, आपका एवरेज निकल जाएगा। उसी हिसाब से आपको, उसी अनुरूप से आपको पढ़ना है। क्लियर हुआ? आइए अब आते हैं मध्यकाल से। यह सेशन जो है इसमें मध्यकाल में बड़ी समस्या होती है सुजीत सर। अभी भी जो क्रेश कोर्स चल रहा है हिस्ट्री का, उसमें सबसे ज्यादा समस्या बच्चे को होता है मध्यकाल में। सुजीत सर मध्यकाल आप पढ़ाइए, बात सुनिए, मध्यकाल से ही स्टार्ट कीजिए। क्या होता है ना, आधुनिक तो रटा रटा रहता है, लुसेंट में भी लाल पीला हरा कलम से मार के बड़ा मजा आता आधुनिक में पढ़ने में। अच्छा ऐसे अंग्रेज आए थे, अच्छा ऐसे ही से हुआ था, अच्छा गांधी जी की एंट्री हुई थी, अच्छा जो है इतने सारे आंदोलन हुए थे और लास्ट में हमारा क्या देश आजाद हुआ। मजा आता, समझ में आता, आसपास में रहता। मध्यकाल में तो पता ही नहीं चलता है, हर साल जो है राजा ही बदलते रहता और सब में राजा 1 2 3 पता ही नहीं चलता है। कितने सारे राजा आए, चाहे वो दिल्ली सल्तनत पढ़ लो चाहे मुगल का पढ़ लो, दो ही ये इंपॉर्टेंट सेगमेंट है यहां पे। अगर इस दोनों को खंगाल लो तो मध्यकाल खत्म। और इसमें भी टेक्निक है, अगर थोड़ा सा पकड़ लो तो आसानी से समझ जाओगे। मध्यकाल भी बच्चों का खेल है, अभी देखिए प्रूफ कर देता हूं। आइए मध्यकाल में दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत में 66 से 1 क्वेश्चन, 65 से 1 क्वेश्चन, 64वीं में 3 क्वेश्चन, 63वीं में 1 क्वेश्चन, 60वीं 62वीं। और कोई भी खतरनाक ऑनलाइन और ऑफलाइन बच्चा है कभी भी इसको रीजनिंग के व्यू से मत ले लेगा। अच्छा 3 2 1 अगली बार 3 ऐसे करके मत पढ़ लेना, मैं पहले ही बता रहा हूं। यहां वनडे एग्जाम नहीं चल रहा क्योंकि बड़ी कैलकुलेशन दिमाग बड़ा चलता है ना ये सब में। अच्छा सुई से 3 2 1 0 नहीं आया है, अगली बार 3, ठीक है ना। ऐसा गलती मत करना भगवान के लिए, यहां वो चीज नहीं चल रहा। तो इसमें देखिएगा 3 56वीं से 59वीं में 1, 53वीं से 55वीं में 3 3 1 3 सीरीज चल रहा है ना, मत मिलाइएगा नहीं सीरीज आप। फिर से 1, फिर से 3, फिर से 1 1, अगली बार 3 का संभावना है, ठीक है ना। ऐसे करके नहीं पढ़िएगा, लेकिन हां ये तो डिसाइड कर देता सीरीज के अनुसार से, इसमें आपको मेहनत करना होगा। दिल्ली सल्तनत में आपको मेहनत करना ही होगा, इसमें कहीं आप नहीं भाग सकते हैं। दिल्ली सल्तनत को एक बार अच्छे से, क्योंकि इसमें है ही क्या है, मध्यकाल में अगर दिल्ली सल्तनत भी हम आपको नहीं पढ़ाएंगे तो क्या पढ़ाएं हम दिल्ली इसमें। तो ये चीज जो है इस सेगमेंट पे आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। उसके बाद इंडो इस्लामिक है, यहां से पूरा नील है। 64वीं में 1 पूछा जाता, 63वीं में 0 है, फिर 0 है 0 है 0, यहां पे संभावना बिल्कुल 0 बनती है। नेक्स्ट है मुगल काल, ये सेगमेंट इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये क्या है सबसे स्टार्टिंग में, कि अगर देखिएगा कि जब ये शुरुआत होती है तो इसका मतलब है दिल्ली सल्तनत का विघटन होता है, मुगल साम्राज्य की स्थापना होती है, बाबर की एंट्री होती है। बात समझ में आ रहा ना। उसके बाद हिमायू आते हैं, हिमायू तक तो कुछ भी ज्यादा स्थिति खराब नहीं होती है, लेकिन जैसे अकबर आता है वहां के बाद क्वेश्चन बनना शुरू होता। इसमें 3 पे काम करना हम लोग करेंगे काम। एक तो करेंगे सबसे ज्यादा जो काम करेंगे अकबर पे करेंगे, अकबर से पहले जो काम करेंगे उस शेर शाह पे करेंगे क्योंकि वो बिहार से है, उस पे काम करना है और गहराई से उस पे काम करना है। तो शेर शाह हो गए, अकबर हो गए, और औरंगजेब जो है पूरे मुगल साम्राज्य को क्या किया, गर्त में ले जाकर छोड़ दिया। यानी कि औरंगजेब 1707 में जैसे ही मरता है आधुनिक भारत जन्म ले लेता है। पकड़ रहे हैं ना मेरी बात को। यानी इस 3 पे अगर आपकी नजर बाज वाली रहेगी तो फिर आसानी से इस सेगमेंट में, इस चैप्टर में कितने भी क्वेश्चन दे दे आपका गलत नहीं होगा। जाके प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन उठा के देख लीजिए। अगर यहां इसको पकड़िए और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को जाके एक बार खंगाल लीजिए, आपको इसी समय पता चल जाएगा कि कौन कौन से सेगमेंट से पूछा जाता। ये चीज इस समय डेमो में वो चीज बताने का जरूरत नहीं है, क्लास में आपको सब कुछ हम बता देंगे, लेकिन यहां पे इस चीज को ध्यान रखना। विजयनगर साम्राज्य, यहां से देखिएगा 2 क्वेश्चन है, 65वीं में 1 क्वेश्चन है, यहां नील है, यहां पे 1 है, यहां पे 7वीं से 62वीं में 2 है, 0 है 0, यानी इस पे भी जो है एवरेज काम करना है विजयनगर पे। यानी कि इसमें 3 जो है चैप्टर, इस तीनों में आपको काम करना, दिल्ली सल्तनत, मुगल साम्राज्य और विजयनगर, इसके सिवा कुछ भी काम नहीं करना। आइए बैठ जाइए। और इसके सिवा इसमें कहीं काम नहीं करना चाहिए। अच्छा अगर मैं आपसे पूछूं कि आप इसको कितने दिन में कंप्लीट कर लीजिएगा तो क्या बताइएगा। अगर मैं स्टूडेंट हूं, मैं अपनी बात बताऊं, अगर मैं आपकी जगह रख लूं खुद को, उसके बाद मैं बताता हूं एकदम स्टार्टिंग से। दिल्ली सल्तनत अगर ईमानदारी से पढ़ा जाए तो मुश्किल से मान के चलिए कि 10 से 12 दिन खंगाल लीजिए।
अगर पकड़ बनानी है तो। उसके बाद दूसरा मुगल काल। मुगल काल में बहुत जाइए तो 7 से 8 दिन। विजयनगर साम्राज्य 3 दिन। इतने में आपका कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि यहां पे कहना बड़ा मुश्किल है। दिल्ली सल्तनत में कहां से कितना क्वेश्चन पूछा जा सकता। सीरीज थोड़ा सा डरा रहा है, देख रहे हैं ना, रीजनिंग में थोड़ा सा दिमाग डाउट में आ गया। आप लोग मत रखिएगा, ये सोच मत लीजिएगा कि अगली बार सीरीज 3 और अगली बार अगर 3 आ गया तब तो हम भविष्यवाणी वक्ता ही बन जाएंगे। फिर तो लोग पूछेंगे कौन से चैप्टर से सूजी सर अगली बार आएगा। लेकिन ऐसी संभावना हो सकता है अगली बार 0 दे दे, ये भी संभावना है। लेकिन हम पढ़ के ही सब कुछ जाएंगे, छोड़ेंगे कुछ भी नहीं। ये हमारा पैटर्न है। अब आपसे मैं पूछता हूं, कहां भारी है इतिहास, बताइए तो। कौन बताता है कि लेंदी है इतिहास, जरा समझाइए तो। और कैसे भागिएगा इतिहास को, क्योंकि बहुत ऐसे बच्चे हैं इस फील्ड में, अगर आ भी गए हैं तो उनको डर जो होता है इतिहास से लगता है। चाहे वो आर्ट्स बैकग्राउंड के हो, कॉमर्स बैकग्राउंड के हो या साइंस बैकग्राउंड को, तीनों को डर इसी से लगता है। और ये मैं सच बताता हूं, मैं बैठता हूं तो देखता रहता हूं ना बच्चों को, जबकि इतिहास में कहीं कुछ डर नहीं है। डाटा बना रहे, आपका थोड़ी गलती होगा, सबका गलती हो जाएगा। डेट किसको याद है, लेकिन कुछ इंपोर्टेंट डेट है वो तो उम्मीद किया जाता है ना कि आपसे खेरा कब हुआ है, चंपारण कब हुआ है, असहयोग कब हुआ है, भारत छोड़ो कब हुआ है, सबने अवज्ञा आंदोलन कब हुआ है। अगर इस सबका डेट आपको पता नहीं है तो इसमें कोई क्या कर सकता है। लेकिन जो पुराने डेट है वो आपका नहीं है, वो क्वेश्चन जान के आयोग देता है कि बच्चा बैठ जाए। डेट लग तो रहा 1812 होना चाहिए ना, एक दूसरा दिल जो बता रहा शायद 1813 होना चाहिए। अब दोनों ऑप्शन में रखा हुआ। सबसे मजेदार तो बात है कितना सोचता है आयोग, दोनों जितना आप सोचिएगा सारा ऑप्शन में रखा पड़ा हुआ, परोसा हुआ है। अब आपको समझ में नहीं आएगा किसको चूज करें। और हकीकत तो तब पता चलता है ना कि लड़की देखने के लिए गए हुए हैं, पूरा इतना ने डेंटिंग पेंटिंग लगा रहता है, ठीक है ना, कि उसको ले आते हैं घर में और 7 दिन के बाद क्या कहती है, इस बुढ़िया को बाहर निकालो। अभी आते ही मम्मी को बाहर निकालने की बात छेड़ दी। मतलब मजाक के लहजे में, सीरियस मत लीजिएगा। लड़के कम थोड़े बेवकूफ होते हैं, लड़के भी तमाशा ही बनाते हैं। लेकिन लड़की वाले आजकल लड़के वाले ज्यादा करते हैं, भाई लड़की को देखो साइज कितना है, जूता खोल दो, पहले साड़ी में पहनो। क्योंकि हम लोग भी अपनी सिस्टर को देते हैं तो यही देखते हैं, अंदर अंदर तो इस तरीके से बांधे रहते हैं हाथ। मन तो करता है ना खोलें और लगा दें, लेकिन नहीं कर सकते हैं ना। करेंगे तो कहेगा करेंगे नहीं शादी तुम्हारे घर में, और शादी करना भी जरूरी है। जाइए सूट पहन के आइए, थोड़ा पीछे घूमिए। अबे हम एग्जाम दिए हैं, इंटरव्यू में इतना नहीं करता है, तुम तो ऐसे करो जैसे आईए से भी ज्यादा इंटरव्यू दे रही बेचारी। अच्छा उठा हुआ है कि नहीं, खपच्ची तो नीचे नहीं लगा हुआ है, अब उससे देखना। और जब घर लेके आए उसके बाद बोलती है मेरा जितना इंटरव्यू लिए हो ना इस बुढ़िया पे हम उतार देंगे। और उसका आते क्या लगता है, चलिए यहां से निकल चलते हैं, ये लोग जीने नहीं देंगे। सेम कहानी यहां भी होता, बस आपके अंदर वहम हो जाता है ये ऐसे है ये ऐसे है, बाद में पता चलता है ये तो कुछ भी नहीं था, ये तो बड़ा आसान था। अगर इस तरीके से कीजिएगा तो मध्यकालीन आपका कंप्लीट हो जाएगा। अब बताइए कि मध्यकालीन कहां दे देंगे, इसको दे देंगे, आप नंबर लिखा दीजिएगा ना, आपके नंबर पे सारा भेज देंगे, ठीक है ना। बस यहां पे देखते जाइए। जो लोग चाहे ऑनलाइन वाले भी नंबर दीजिएगा ना, ये फॉर्मेटिंग जो पीडीएफ के रूप में आपको प्रोवाइड करवा देंगे, घबराइए नहीं। यहां तक कोई क्लियर हुआ, कोई दिक्कत तो नहीं। यानी हमें 2 पे काम करना, दिल्ली सल्तनत, मुगल काल, और थोड़ा सा समय मिले तो विजयनगर कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आपको मध्यकाल में कहीं नहीं नजर रखना है, आसानी से सॉल्व हो जाएगा। 4 क्वेश्चन पूछा जाता है, 4 क्वेश्चन में 4 साल समय दीजिएगा, ये तो आपको सोचना होगा। आइए नेक्स्ट पे चलते हैं। समझ में आया, कुछ पूछना है यहां पे, क्लियर हुआ? आइए सुई सर, जो पूछना है उसका तो इंतजार हम कर रहे हैं कि कितना देर के बाद वो बताओगे। 1 सेकेंड। अब जरा इसमें बताओ क्या आसान है, अब जाने। ये सबसे बड़ा खतरनाक वाला सेगमेंट है, और ये तो सबसे आसान है। फिर से वही सुरताल लगा दिए, फिर आसान है, आसान है। आइए इसको थोड़ा सा आधुनिक में खंगालते हैं। ये चीज तो देख ही रहे हैं, 66 दे दिए, 65 है, 64, 63, 60 से 62, 56 से 59 और 53 से 55। पहला देखिए, यूरोपीय कंपनियों का आगमन। 5 कंपनियां आती हैं, फिर पुर्तगाल हो, अंग्रेज हो, डच हो, उसके बाद जो है डेनिस हो, और फिर फ्रांसीसी हो। 5 लोग आते हैं, इन्हीं के बारे में पूछा जाता है। आप
एक चीज ध्यान से सुनिए, 66 से एक क्वेश्चन, 65वीं से एक क्वेश्चन, 64वीं से लेकर सब नील है। एक क्वेश्चन के लिए कितना समय देना है आपसे बेहतर कौन जानता है? बस एक क्वेश्चन के लिए। और पढ़ना अगर देखिएगा तो कम से कम किसी भी बुक को उठा लीजिएगा तो 10 से 15 पेज में पूरा लिखा हुआ है यूरोपीय कंपनियों का आगमन, कैसे आते हैं, किस तरीके से आते हैं, कैसे वास्को डी गामा आता है, कैसे कर्नाटक का फर्स्ट वॉर जो लास्ट में आता है, कैसे बॉन्डीबास के बाद जो है फ्रांस पूरी तरीके से क्या होता है, बर्बाद हो जाता है। सब कुछ लिखा हुआ, करते करते 10 पेज समय लगता है। और क्वेश्चन कितना पूछ रहा है? 1 नंबर का। हाँ, क्या ले जाता है, कैसे लाता है, कैसे लड़ाई का पृष्ठभूमि तैयार किया जाता है, कैसे लाली आता है। क्या बोले? गरीबी? हाँ 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 हाँ, ये सब जेरोक्स मशीन हो गया, ठीक है ना, खजूर हो गया, वगैरह जो भी है सब, आलू प्याज जो भी आप देख रहे हैं, मत सोचिएगा इंडिया का, वो सब लेके आए थे। वो चीज उसमें समझ में आएगा उतना पढ़ने के बाद, जो कि हर लाइन में फैक्ट है इसमें। अगर इसको पढ़िएगा ना आराम से तो लगेगा सुई सर इसको भी, और खास करके जितने भी बच्चे भी देख रहे होंगे हमको, लूसेंट अपना खोल लीजिए जो आप लोग पढ़े पहले, अब पहली बार हमको देखे ना, लाल कलम से मार दो, लगता है इंपॉर्टेंट है। कितना लगता है तुमको भाई? और तुम्हारे लगने से कैसे वो इंपॉर्टेंट हो गया, या सुजीत सर के लगने से कैसे इंपॉर्टेंट हो जाएगा? प्रीवियस सर क्वेश्चन खंगाल ही नहीं रहे। और उसके बाद जो दूसरा वाला इंपॉर्टेंट है उसको पीला पेन से, अरे हराबला भी रख लो ताकि चमकदार रहे, बनता रहे। ऐसे लगा दुल्हन की तरह सजा हुआ है और आता कुछ भी नहीं है। यही हो रहा है ना तमाशा। तो इसके लिए यहां से एक क्वेश्चन, तो इसमें ज्यादा समय नहीं दिया। दूसरा है ब्रिटिश शक्तियों का विस्तार एवं प्रशासन। उसके बाद ब्रिटिश शक्तियों का, यानी सीधा सा मतलब यह होता है कि जब प्लासी का वॉर हो गया, हम लोग हार गए, यह पता चलता है कि यह धोखे से हराया गया था। सिराजुद्दौला है, यहां तो डिटेल से नहीं बता सकते, क्लास में बताए। सिराजुद्दौला को जो है मीर जाफर के बेटे ही मार देता है। मारने के बाद जो है अंग्रेजों का जो मन पसंदीदा नवाब होता है वो मीर जाफर ही होता है। मीर जाफर को फिर से गद्दी से हटा के मीर कासिम को, उसके दामाद को बैठा देता है। जानते हैं कि नहीं जानते? ये सब सारी बातें तो वहीं से शुरू। यहां से एक भी क्वेश्चन नहीं है, यहां से एक क्वेश्चन है, यहां से 0, यहां से 3 क्वेश्चन 63वीं से 62वीं से 62वीं में 2 0 0, यानी कि इसमें भी सुजी सर ज्यादा समय नहीं देना। पकड़ में अब आ रही है ना बातें। अब आप पढ़िएगा ना तो आपके दिमाग में इमेज बना रहेगा कि हमें किस पे कितना फोकस करना है, जिससे कि आसानी से रिजल्ट हमारे घर में आ जाए। नेक्स्ट, ब्रिटिश आर्थिक नीतियां, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। और आप लोग ऑनलाइन से थे ना जुड़े हुए। ब्रिटिश आर्थिक नीतियां, चाहे इसमें अस्थाई बंदोबस्त हो, चाहे रैयतवाड़ी हो, चाहे महालवाड़ी हो, पूरे इंडिया में जितना क्षेत्रफल था सब पे बैठा हुआ था। अस्थाई बंदोबस्त में 19% था, 51% जो था रैयतवाड़ी में था, और 30% जो था महालवाड़ी में था। कौन कौन से क्षेत्र में फैला हुआ है, तो उस बस क्षेत्र को ध्यान रखना। कितना परसेंट था? अगर अस्थाई बंदोबस्त को देख लीजिए तो अस्थाई बंदोबस्त में जमींदार भूमि के मालिक थे। कुछ कुछ पता चला ना? ऐसा नहीं लग रहा कि हम बोलते जा रहे हो आपको समझ में नहीं आ रहा? पकड़ में आ रहा है ना? हाँ, थोड़ा सा बोलते रहिए, सुर में ताल लगाइएगा, तब हम भी एनर्जी आ जाएगा। पक्का। और इसमें भी कम से कम आधुनिक भारत तो जरूर। हाँ, तो इसे तो बोल देते हैं लाल पीला हरा। आइए, तो इसमें ये तीनों को थोड़ा सा खंगाल लीजिएगा कि कौन से क्षेत्र में है, कितना परसेंट है, कौन इसके मालिक थे। अस्थाई बंदोबस्त में जमींदार थे, रैयतवाड़ी में किसान थे, रैयत किसानों को कहा जाता, तो महालवाड़ी में जो होते थे लंबरदार होते थे। या कह सकते हैं कि 10-12 गांव को मिला के उसमें जो सबसे बड़ा होता था, पावरफुल आदमी होता, जिसको मुखिया भी कहा जाता था, वही उसका क्या होता था, मालिक होता था। और वही क्या करता था, वहां से लगान को वसूल करता था और अंग्रेजों को जाके देता था। डिटेल से करेंगे तो यहां से जो क्वेश्चन पूछा गया, एक क्वेश्चन 60, हाँ 66वीं में एक क्वेश्चन पूछा गया, 65वीं में 2 क्वेश्चन पूछा गया, 64वीं में 2 क्वेश्चन, 63वीं में 1 क्वेश्चन, 60वीं 62वीं उसके बाद जो है फिर 53वीं में 1 क्वेश्चन। कहा जाए तो इसको थोड़ा सा अच्छे से ध्यान रखना, यहां से क्वेश्चन पूछेगा। बस इसी तीनों पे काम करना और कुछ नहीं करना, एकदम आसान है। बस एक दिन का खेल है, एक दिन में भी मुश्किल से 3 से 4 घंटे अगर मन से बैठ जाइएगा पढ़ने के लिए, ये खत्म हो जाएगा। कोशिश कीजिए हर दिन एक चैप्टर पढ़ने का, चाहे इतिहास हो, राजनीतिक शास्त्र हो, अर्थव्यवस्था हो, कोई भी हो। एक चैप्टर जब तक खत्म ना हो तब तक दूसरा कभी स्टार्ट मत कीजिए। और जब खत्म हो जाए उसके बाद तुरंत प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन लगा बैठिए। अगर सही नहीं हो रहा तो फिर से बैक जाके पढ़िए,
समय भरपूर है, ऐसे भी तो समय इतना बर्बाद हो गया है, तो कम से कम इस बार जो है समय का उपयोग किया जाए। किसान एवं जनजातीय विद्रोह, चाहे वो नील विद्रोह जो बंगाल से स्टार्ट हुआ है इस सब में, या फिर संथाल हो गया, मुंडा हो गया, हो गया, ताना भगत हो गया, ये सब विद्रोह। यहां से जो है क्वेश्चन आपका 3 नंबर का क्वेश्चन 66वां से 65वां से नील था, 64वीं से 5 क्वेश्चन, 63वीं से 0, 60वीं से 62वीं में 2, 56वीं से 59वीं में 2 और 53वीं में 0। यानी कहा जाए तो इसमें आपको समय देना पड़ेगा, इसको छोड़ना नहीं होगा, अच्छे तरीके से खंगालना होगा। क्लियर हुआ? नेक्स्ट 1857 की विद्रोह, ये एक ऐसा सेगमेंट है जहां से चाहे कितना भी सही आंसर दे दो, आयोग इसमें कंफ्यूजन में ही रहता, हमेशा इसको डाउट में ले जाकर छोड़ देता। और ये 1857 का विद्रोह जो कंप्लीट नहीं पढ़ना, मेन रूप से बाबू कुंवर सिंह के बारे में पढ़ना बस। क्या हो? और इतना बड़ा कंफ्यूजन है। एक तो ये क्वेश्चन पता नहीं आयु को कौन सी बीमारी लगा हुआ, हम भी आज तक नहीं उसके दिमाग को पढ़ पाए, भगवान भी शायद ऊपर होंगे तो नहीं पढ़ पाए होंगे। और दूसरा गांधी जी में, बताइए इतनी बड़ी हस्ती है, दोनों की हस्ती की कोई तुलना की जा सकती? जब तक दुनिया है तब तक ये दोनों जिंदा है, उसके बाद भी यहां पे कंफ्यूजन। तो कंफ्यूजन करता क्यों है सुजीत सर? ऐसे भी बीपीएससी को कौन जानता, कुछ ऐसा कंट्राडिक्ट कर दो, इससे चर्चा का भी सिर होगा। आप नेता को देखें, जो नेता का कहीं चर्चा नहीं होता है वो गवार की तरह बोल देगा, कुछ ऐसा उटपटांग भाषा बोल देगा। औरतों को जो है यहां जो फटा हुआ पहन रही है वो गलत है, वहां पे जो है हरा पहन लिया जाए, बस इतना ही बोलना भर देर है। उसको भी पता है कि हम गलत किए, हम गलत किए तभी तो चर्चा में आएंगे, नहीं तो कौन पूछ रहा है इसको? मोदी जी छोड़ के किसी की चर्चा हो रही है और कोई अपना चर्चा लाना चाहेगा, क्या करेगा? उटपटांग। कहानी सेम यही है यहां भी आयोग की। आइए, धर्म सुधार आंदोलन। धर्म सुधार आंदोलन, यहां जो धर्म सुधार आंदोलन होगा वो क्या होगा जरा बताइए मुझे। बताइए आप लोग, क्या धर्म सुधार आंदोलन में क्या पढ़ेंगे? कुछ हल्का सा क्लिक कीजिए। अरे राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद, ईश्वरचंद विद्यासागर, यही सब तो पढ़ना है इसमें। अब यहां से क्या क्वेश्चन पूछेंगे इसको समझिए। 3 क्वेश्चन 66वां से, 65वां से 2, 64वां से 0, 63वां से 1, 60वीं से 62वीं में 0, 56वीं से 2, 53वीं से 25। यानी कि अब धीरे धीरे इसका रेंज बढ़ते हुए जा रहा है, इसको अच्छे से खंगालिए। जिसको मैं अच्छे से कह रहा हूं उसको अच्छे से करना है आपको, अगर सिलेक्शन लेना है तो। अब आइए नेक्स्ट है शिक्षा एवं समाचार पत्र। शिक्षा का किस तरीके से विकास हुआ, कैसे हमारी शिक्षा मरी हुई अवस्था में थी। और अगर देखिएगा ना, हल्का सा गहराई में उतरूं, हल्का सा यहां देखिएगा, धर्म सुधार आंदोलन में जो सेंटर में थी वो महिलाएं थी। अब जितने भी समाज सुधारक हुए सबका सेंटर जो था वो महिलाएं थी, और महिलाओं के साथ में जो जातीयता होती थी उसी पे किया जाता था। चाहे बहुविवाह हो, चाहे स्त्री शिक्षा की बात हो, चाहे विधवा पुनर्विवाह हो, चाहे सती प्रथा हो, चाहे बाल विवाह हो, सब उस सेंटर में जो है महिलाएं आएंगी। और इसका असर धीरे धीरे जो है शिक्षा में यहां भी देखने के लिए मिलना शुरू हो जाएगा। और सबसे बड़ी क्रांति जो आती है वो डलहौजी के टाइम में आती है शिक्षा में सुधार। तो इसमें थोड़ा सा अच्छे से ध्यान रखना है। इसमें इस बार एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा 66वां। उसके बाद 65वां चलाइए, 2 क्वेश्चन पूछा है। 64वीं में 3 क्वेश्चन पूछा, 63वीं में 0, फिर 1, फिर 1 और फिर 2। कहा जा सके कि इसको भी थोड़ा सा अच्छे से खंगालिए, हल्का सा, ज्यादा इस पे नजर दौड़ाने की जरूरत नहीं है। 1 नंबर का, क्योंकि इसका पूरा क्रेडिट जो है धर्म सुधार आंदोलन लेके जाएगा। अगर इसको अच्छे से कर लीजिएगा तो यहां पे थोड़ा सा समाचार पत्र है। और सच बात यह है कि समाचार पत्र में ना थोड़ा कंफ्यूजन होता है। इतने समाचार पत्र कौन से डेट को निकले हैं, कहां से निकले हैं, बच्चे कंफ्यूजन में रहते हैं। तो जहां पे ऐसी कंडीशन रहे ना तो उसको मैं खुद ही कहता हूं कि छोड़ दिया जाए, वहां समय देने से क्या फायदा है। थोड़ा सा पानी पिला दीजिएगा। आइए, स्वतंत्रता संघर्ष का प्रथम चरण 1885 से 1917, यानी कि थोड़ा सा पानी। 1885 कांग्रेस की स्थापना हो जाती है और 1917 जब तक चंपारण नहीं होता तब तक गांधी जी का कोई अस्तित्व नहीं होता। गांधी जी का आगमन हो चुका है 1917 में, गांधी जी आ गए हैं। और इसके बाद जो है अगर देखा जाए तो 1917 के जगह पे हम इसको 1905 ही मानते हैं। 1905 बंगाल विभाजन, जहां पे कांग्रेस ब्रेक हो जाता है, नरम दल और गरम दल के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो अगर देखा जाए तो पूरा का पूरा मतलब क्या, 1885 में जैसी कांग्रेस की स्थापना होती है और वहां से लेके गांधी के पूरे आंदोलन तक को आपको खंगाल दीजिए पकड़ के।
जितना समय दे सकते हैं आपके पास में है, ईमानदारी से वहां दे दीजिए। क्वेश्चन यहीं से सब निकल के चलाएगा। मॉडर्न का सारा क्वेश्चन इसी के इर्द गिर्द आएगा। इसी के अंदर जो है गवर्नर जनरल भी हो जाएंगे, इसी के अंदर जो है आपका कांग्रेस की स्थापना भी हो जाएगी, इसी के अंदर जैसे गांधी जी आएंगे चंपारण आंदोलन करवाएंगे, वहां के बाद राष्ट्रीय नेता के रूप में उभरेंगे मोहनदास करमचंद गांधी। चंपारण के बाद करमचंद गांधी खत्म हो जाएगा और गुरुदेव के द्वारा जो दिया गया टाइटल है महात्मा उनमें लग जाएगा। उसके बाद ये जब धीरे धीरे होता तो आगे चलने के बाद खेरा हो गया, फिर अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन हुआ, फिर धीरे धीरे ये 2-3 जो है कंटिन्यू हिट हो जाता गांधी का, तो गांधी जो सुपर हिट हो जाते हैं बाबा। लेकिन आगे जैसे असहयोग 1920 में शुरू होता है और 1922 में जैसे इसको चौड़ा चौड़ी कांड की वजह से इसको स्थगित कर दिया था, ये फ्लॉप हो जाता। 1930 में फिर से शुरू होता सबने अवज्ञा आंदोलन, ये भी चलता, ये भी उम्मीद रहती है नमक कर के लिए, याद है ना, ये भी उम्मीद होती कि ये भी हिट हो जाएगा, ये भी फ्लॉप हो जाती है। हिट और फ्लॉप के अपने मन से बोल रहे हैं, मतलब कहने का मतलब ये आंदोलन शुरुआत हुआ लेकिन इसका जो सफलता चाहिए थी वो सफलता नहीं मिलती है। अब बाबा को एक चीज हो गया कि धीरे धीरे जितने भी कांग्रेसी नेता थे बाबा को धीरे धीरे साइड करना शुरू कर दिए कि भाई अब इनसे दूरियां बनाना शुरू कर दो, ये कुछ की नहीं। तब बाबा जो है क्रोध के रूप में चिल्लाते हैं और बोलते हैं एक मुट्ठी बालू से जो है हम कांग्रेस से बड़ी पार्टी स्थापित करवा देंगे। फिर से जवाहरलाल नेहरू मिलते हैं, बोलते ठीक है। 1929 में झंडा फहराया जाता, फिर बोला जाता ठीक है एक आंदोलन और आप कीजिए, और इस बार होता है भारत छोड़ो आंदोलन। और स्टार्टिंग में देखिएगा बहुत कंट्राडिक्ट है, जब क्लास में बताएंगे तो आपको बताएंगे रियलिटी क्या है इसके कहानी के अंदर। स्टार्टिंग तो शुरुआत जो होता है अहिंसा के रूप में होता है और इसकी एंडिंग जो होता है हिंसा के रूप में होता है, क्योंकि बाबा को एक चीज पता चल गया कि अब जहां आलापे न राग कि नहीं अहिंसा चाहिए तो हम भी जाएंगे, हमारा देश भी जाएगा, एकदम गारंटी है। तो क्या किया जाता है, आग खा पैलेस में इनको ले जाकर नजरबंद कर दिया जाता पुणे में जेल में, और वहां जाके अंग्रेज अधिकारी बोलता है कि बाबा, बाबा मतलब महात्मा गांधी, बाबा आप लोग यहीं से आवाज लगाओ और बोलो कि अहिंसा का रास्ता अपना रखे। बाबा को नहीं पता है कहीं जहां अहिंसा के रूप करेंगे फिर से ये लोग हमारे ऊपर हावी हो जाएंगे, और ये आंदोलन जहां गर्त में गया उसके बाद बाबा भी गए, खेल खत्म हो जाएगा। इसलिए ये आंदोलन को करने देते हैं, फाइनली हमें आजादी मिल जाती है। आइए यहां से स्वतंत्रता संघर्ष से गांधीवादी से 3 क्वेश्चन, 65वीं में 1 क्वेश्चन, 64वीं में 5 क्वेश्चन, 63वीं में 3 क्वेश्चन, 60वीं से 62वीं 3, 56वीं से 59वीं 9 और 53वीं से 55वीं जो है 6 क्वेश्चन। यानी कि यहां के बाद जितना भी पोर्शन चलेगा ये सबके सब इंपॉर्टेंट है। 1905 के बंगाल विभाजन के बाद अगर मुझसे पूछिए तो पूरा का पूरा 1947 तक एकदम एक एक चीज को अपने दिमाग में कैच करके रख लीजिए, आंख बंद करके कुछ मत सोचिए।